हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग इस लेक्चर में शिफ्ट एनालिसिस देखने वाले हैं, जो पेपर 28 अप्रैल को हुआ है पीसीबी का शिफ्ट 2 का। उसमें फिजिक्स के हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस मिले, तो वो सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस हम लोग देखेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आगे आ सकते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। कैसे कैसे रिपीट हो रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन, वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन का एनालिसिस। देखो अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर दिख रहे होंगे 2, बीच बीच में नंबर गायब होंगे। तो जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन दिए थे, हमारे पास लगभग 22 क्वेश्चंस, 22 से 22 तक क्वेश्चंस आए हैं लगभग। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था उस जो बच्चे को आया था वो, ठीक है। तो देखो द वैल्यू ऑफ गामा फॉर अ गैस इज गिवन बाय गामा इज इक्वल टू दिया है 1 + 2 बाय एफ। यस, हमें पता है ये फॉर्मूला, वेयर एफ इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम of molecule of gas. What is the ratio of gamma monoatomic to gamma diatomic? गामा मोनोएटमिक का और गामा डायटमिक का रेशियो पूछा है यार। ये नहीं भी देता ना तो हमें पता था गामा का वैल्यू मोनोएटमिक के लिए होता है 5/3 और डायटमिक के लिए होता है 7/5। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 5 डिवाइडेड बाय 7 × 3। इतना इजी क्वेश्चन आया था। देखो 5 5 25 डिवाइडेड बाय 21। तो देखो कौन से ऑप्शन में आपको 25/21 मिल रहा है। सो इट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन आया था केटीजी चैप्टर से, जो कि था डिग्री ऑफ फ्रीडम के और गामा के वैल्यू पे डिपेंडेंट। तो देखो केटीजी पे किस टॉपिक पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इन अ सीरीज एलआर सर्किट XL इज इक्वल टू दिया है 3R, XL दिया है 3R एंड देन R is the resistance. Now capacitor with XC is equals to R is added in a series ratio. ये सीरीज में ऐड किया गया है इसके साथ। देन उसने क्या पूछा है, रेशियो न्यू टू ओल्ड पावर फैक्टर। किसका रेशियो पूछा है, न्यू टू ओल्ड पावर फैक्टर। कैसे निकाला जाएगा, बताएगा कोई कैसे निकाला जाएगा ये न्यू पावर फैक्टर टू ओल्ड पावर फैक्टर? शायद ये उल्टा भी हो सकता है, ओल्ड पावर फैक्टर टू न्यू पावर फैक्टर भी पूछा होगा, क्योंकि दो अलग अलग क्वेश्चन तो सेम आया है, बस एक ने भेजा था कि ओल्ड टू न्यू पावर फैक्टर पूछा है। तो हम लोग ओल्ड टू न्यू पे अगर जाए तो देखेंगे कि क्या हमें क्या आंसर मिलता है, ठीक है। हम लोग ओल्ड टू न्यू पे जाके देखते हैं क्या मिलता है। वैसे तो आपको ऑप्शंस वैसे मिलेंगे ही, बट फिर भी ठीक है, दो अलग अलग चीजें आई थी, ओल्ड टू न्यू और न्यू टू ओल्ड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इनिशियली हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, z का फॉर्मूला क्या होता है, z का फॉर्मूला होता है √r² प्लस XL का स्क्वायर। और फाइनली मतलब बाद में क्या मिलेगा हमें, बाद में उसने क्या किया है, सीरीज में एक एक्सी सर्किट ज्वाइन कर लिया है। तो ये होगा R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो यार इसे सॉल्व कर लो और रेशियो ले लो, बात खत्म। √r² XL का स्क्वायर, XL कितना है 3R, 3R का स्क्वायर 9R², ये हो जाएगा √10, R बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस पे आ जाओ √r² प्लस XL माइनस XC, 3R माइनस R 2R का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर मतलब R² प्लस 4R²। सो इट विल बी √5 × R। तो यार रेशियो चाहिए ना, तो √10 बाय √5 R और ये R, इनका रेशियो ले लो, R कैंसल, 5 1 5 5 2 10। तो ये √2 आया, √2, हाँ √2 आया। तो ये डायरेक्ट ऑप्शन मिला हमें। अच्छा अभी क्या है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा होगा और अलग, तो न्यू टू ओल्ड और ओल्ड टू न्यू। तो हमने ये किसका निकाला, ओल्ड टू न्यू का निकाला है, ये याद रखना, हमने ओल्ड टू न्यू का निकाला है, ठीक है। ओल्ड टू न्यू का √2 आ रहा है। अगर ठीक है ना भाई, अगर आपको उल्टा भी दे दिया होता तो 1/√2 आएगा। ऑप्शन तो मिल ही रहा है ना, समझा या नहीं समझा भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। देन अच्छा ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स चैप्टर से 11th के, जिसमें मैराथन सेशन में देख लेना, मैंने ये फॉर्मूला बताया कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और यूट्यूब पे शॉर्ट भी डाला था इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में, उसमें भी ये फॉर्मूला है। मतलब देखो कितना फायदा हो रहा है, जो बोल रहे वो आ रहा है यार। देखो if two thin convex lenses, दो convex lens of radii of curvature R1 and R2 are kept in contact coaxially together, दोनों contact में रख दिए गए, the power of the combined lens
अच्छा, पावर क्या होता है, हम लोग P1 प्लस P2 कर देते हैं, ये पता था, ये क्वेश्चन किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मैराथन में सॉल्व किए, जाके देख लेना, मैंने खुद में सॉल्व करवाए। पावर इक्वल्स टू होता है 1/f, जनरल फॉर्मूला, तो यहां हो जाएगा 1/f1 प्लस ये हो जाएगा 1/f2। सर लेकिन F1 F2 में तो ठीक है, R में ऑप्शंस दिए, तो हमें पता है फोकल लेंथ का रिलेशन होता है R/2। ओके, तो 1/f1 मतलब R1/2 और F2 मतलब R2/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा दोनों साइड में, तो ये 2/R1 प्लस 2/R2। यार इधर से 2 कॉमन ले लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, खत्म। देख लो ऑप्शन 2 इन ब्रैकेट R2 प्लस R1 हो या R1 प्लस R2, फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर बी। ये उस शिफ्ट में, मतलब आज के शिफ्ट में ये क्वेश्चन नंबर 5 आया था, क्वेश्चन नंबर 5 आया हुआ था। चलो क्लियर होगा यहां तक आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन आया था, उसमें ये अ 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू 1 एम्पियर। अच्छा, 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट, 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट मतलब ये तो एफ का वैल्यू हुआ, ठीक है। देन उसकी पीक वैल्यू कितना बोल रहा है, पीक वैल्यू बोल रहा है 1 एम्पियर, जिसे हम लोग आई नॉट कहते हैं, ठीक है। देन फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस M कितना है 1.5, देन द मीन वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज। अच्छा, मीन वैल्यू निकालना है इंड्यूस्ड वोल्टेज का, कैसे निकालोगे मीन वैल्यू, कैसे निकालोगे मीन वैल्यू। यहां ऑप्शंस में शायद प्रिंट नहीं हुआ है, यहां ऑप्शंस में ना पाई भी है, यहाँ पे पाई है 70 पाई 150 पाई, जो ऑप्शंस आए हैं ना, ऑप्शंस के साथ दिए भाई इस बच्चे ने। हाँ 150 75 पाई 150 पाई 100 पाई 225 पाई, हाँ ठीक है। चलो देन अभी क्या निकालने बोला है उसने, मीन वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज। मीन वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज निकालने के लिए पहले तो हमारे पास इक्वेशन होता है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अभी, I इक्वल्स टू ओमेगा मतलब क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहाँ पे I नॉट कितना 1 इंटू साइन ऑफ ओमेगा की जगह 2 पाई f मतलब कितना है 50 इंटू टी पुट कर दूंगा, तो ये 100 पाई टी मिलेगा ना आपको, ये कितना मिलेगा 1 इंटू साइन ऑफ 100 पाई टी। अच्छा, इस इक्वेशन के साथ क्या करना पड़ेगा सर, इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, E इक्वल्स टू होता है ना माइनस एम डी आई बाई डी टी, ये पता है, तो ये माइनस m का वैल्यू दे रखा है ना उसने 1.5, तो माइनस 1.5 इंटू डी आई बाई डी टी, मतलब इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा आपको, इसको डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा हमें 100 पाई इंटू कॉस ऑफ 100 पाई टी, कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर दिया है मैंने टी के साथ। भाई मैक्सिमम क्या चाहिए, मीन वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज, क्या चाहिए, मीन वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होता है, मीन वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है m I नॉट इंटू ओमेगा, किससे, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे ना, इस इक्वेशन को, अगर आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते तो ये मिलता m कितना 1.5, I नॉट, इसको कंपेयर करो ना यार, इसको कंपेयर करो, ओमेगा कितना था 100 पाई टी, ओमेगा कितना था 100 पाई टी, I नॉट कितना था 1, ये 100 पाई हो गया सॉल्व, ये 0 और ये पॉइंट कैंसिल, 115 इंटू 10 150 पाई वोल्ट, 150 पाई वोल्ट। देखो क्लियर हुआ। चलो यार देखो बहुत सारे क्वेश्चंस लाए, बस वीडियो को लाइक करो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, आपको बता रहे किस चैप्टर से किस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, दो वेव्स थे, दोनों वेव्स का इक्वेशन दे रखा था और पाथ डिफरेंस पूछा था। भाई पाथ डिफरेंस निकालना है, इधर आपको डेल्टा एक्स डायरेक्ट नहीं दिया है, आप डेल्टा फाई निकालना। ये क्वेश्चन ना पढ़ के सॉल्व होता था, कैसे आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस पे क्वेश्चंस लिए, आप जाके देख सकते हो। मैराथन सेशन की बात कर रहा हूं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे बहुत क्वेश्चंस लिए थे उसमें से आ गया है, ऐसा नहीं, मैराथन में लिया था स्पेशली बताकर कि ये इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहली बात तो इक्वेशन देख के पता चल रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे फाई नहीं, यहाँ पे फाई, मतलब फाई का फेज डिफरेंस तो है,
उसके साथ इतना ही देख के खत्म नहीं होता है। यहां पे साइन है और कॉस है, साइन में और कॉस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, जो कि मतलब हम कहते हैं पाई बाय 2। तो इनमें फेज डिफरेंस डेल्टा फाई जो होता है ना, वो है पाई बाय 2 प्लस फाई का। ठीक है, आपको निकालना पाथ डिफरेंस है, तो डेल्टा फाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। तो यार डेल्टा एक्स हो जाएगा लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डेल्टा फाई कितना है यार, पाई बाय 2 प्लस फाई। देख लो किस में मिल रहा है, लैम्बडा बाय 2 पाई, पाई बाय 2 प्लस फाई, लैम्बडा बाय 2 पाई, पाई बाय 2 प्लस फाई। यस, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, देखो मिल गया। ये भी क्वेश्चन इजी था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ये एसएचएम का क्वेश्चन था, इसमें देखना पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके पहले भी शिफ्ट में आया है क्वेश्चन इस पे। A particle executes a linear SHM of amplitude 3 सेंटीमीटर। अच्छा, एक पार्टिकल SHM कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, when it is at 1 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब x बोला है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, the magnitude of its velocity and acceleration are equal। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन कैसे इक्वल। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेलोसिटी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a मतलब एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अच्छा, माइनस होता है, बट वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ना भाई, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। द मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है। सबसे पहले तो वी मैक्स होता कितना है, वी मैक्स आपको पता होना चाहिए, वी मैक्स ए ओमेगा होता है, बताया है आपको, बताया रिवीजन लेक्चर्स में भी। तो यार ये तो पहले तो ओमेगा, और यहाँ पे एक ओमेगा चला गया, यहाँ पे ए हमें पता है कितना है 3 है, बस कमी ओमेगा की है, तो वो यहाँ से पूरी होगी। ए कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 1। अच्छा, 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 अंडर रूट 8। ओमेगा का वैल्यू कितना मिला आपको, 8 मिला, पुट कर दो यहाँ पे अंडर रूट 8। 3 अंडर रूट 8 है क्या, नहीं है, तो हम लोग अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 4 रूट 2, सॉरी 2 रूट 2, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 2। तो 3 टू 6 अंडर रूट 2, और ये हुआ आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सारे यूनिट मैंने चेंज नहीं किए थे। 6 अंडर रूट 2, यस 6 अंडर रूट 2, ऑप्शन नंबर बी। यस, क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो गया। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन पे। देखो इजी क्वेश्चन है, हाँ ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस लेंथी है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस इजी है। चलो आगे बढ़ते। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर देयर इन न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 24। मेरे भाई एटॉमिक नंबर 11 मतलब Z11 और मास नंबर मतलब A 24। अच्छा ठीक है, ए ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना Z, ये एटॉमिक नंबर मतलब ही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, इसमें 12 बोल रहा है गलत, इसमें 11 बोल रहा है, इसमें 11, इसमें 13 बोल रहा है, ये भी गलत। अच्छा, मतलब ए और डी तो मैंने पढ़ के ही कट कर दिया, अभी तो बाकी खेल बचा है। ए मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मेरे भाई ये 24, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिला मुझे 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13। सर तो अभी क्या करें, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो पता चलेंगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इतने ही होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11, तो 11 11 13, 11 11 और 13, आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 11 11 और 13। चलो इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है अभी अगले क्वेश्चन में, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस सेल, एक इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस सेल है, रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है, आर ज्वाइंड इन अ सीरीज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स होगा, एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अच्छा जस्ट चेक करने दो मुझे, एक सेकंड बस क्वेश्चन चेक करने दो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या भेजा था, रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर आर ज्वाइंड इन अ सीरीज एंड कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज, अच्छा पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। अच्छा, पावर का फॉर्मूला तो हमें पता है ना, आई स्क्वायर आर, पावर का फॉर्मूला हमें पता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी आगे क्या करना है आपको, आई स्क्वायर आर निकालना इतना इजी तो नहीं है, ठीक है ना, आई स्क्वायर आर निकालना इतना इजी तो नहीं है, हमें जेड निकालना पड़ता है। जेड कैसे निकलेगा, जेड कैसे निकलेगा, जेड तो पता है ना सर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है,
आगे क्या किया जाए, कोई बताएगा? जल्दी से बताइए कमेंट्स में, आगे क्या किया जाएगा? अच्छा सर हमें ये भी पता है I इक्वल्स टू वी बाई जेड होता है। अच्छा I इक्वल्स टू वी बाई जेड होता है तो V ऐसे ही रखो, डिवाइडेड बाई जेड तो हमें पता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। देखो सिंपल है ना ये क्वेश्चन, जो है फॉर्मूला बेस्ड था, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था इसमें, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अभी I तो मिल चुका है ना, I मिल चुका है, इसको इधर पुट कर दो, R ही रहने दो, पावर I का स्क्वायर मतलब ऊपर V स्क्वायर, और यार नीचे का रूट निकल जाएगा ना स्क्वायर करूंगा तो, हाँ सर रूट निकल जाएगा, इंटू ये बचेगा R। देखो ना किस ऑप्शन में मिल रहा है यार, देखो किस ऑप्शन में मिल रहा है। अच्छा आरएमएस के टर्म्स में दिए ऑप्शन, ऑप्शन आरएमएस के टर्म्स में दिए, ये जेड है, ये जेड है, जेड। अच्छा ठीक है, तो जेड, जेड का वैल्यू इतना था, ये तो जेड स्क्वायर हो जाएगा ना, जेड स्क्वायर ये हो जाएगा ना आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अच्छा ठीक है सर, तो ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो जाएगा वी बाय जेड का स्क्वायर इंटू आर, v बाई जेड का स्क्वायर इंटू आर, वी बाई जेड का स्क्वायर इंटू आर, ऑप्शन नंबर बी, v बाई जेड का स्क्वायर इंटू आर। चलो क्लियर है यहां तक, बढ़े आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन थर्मोडायनेमिक्स से, थर्मोडायनेमिक्स से है, फॉर्मूला बेस्ड है, भले ही क्वेश्चन देखो लेंथी लग सकता है आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। Efficiency of the Carnot engine is 50% at a certain temperature of source and the temperature of sink is 450 Kelvin। मतलब इफिशियंसी कितना है 50%, ठीक है। टेम्परेचर किसका बोला है, सिंक का टेम्परेचर बोला है, सिंक का, सिंक का टेम्परेचर मतलब होता है T2, कितना दिया है T2 450 केल्विन, ठीक है। देन क्या बोल रहा है आगे, फॉर द सेम टेम्परेचर ऑफ सोर्स। अच्छा यहां पे सोर्स का टेम्परेचर T1 नहीं पता, कितना है निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा ये कितना आएगा, ठीक है। द इफिशियंसी इंक्रीजेस टू 60%। अच्छा पहले 50 थी, फिर कितनी हो गई 60, तो अभी क्या पूछा 60 होने के बाद उसने सिंक का टेम्परेचर पूछा है, मतलब T2 पूछा है। कैसे निकालेंगे यार, कैसे निकालेंगे T2? देखो ध्यान दो, अभी यहां पर ईटा का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, इंजन के लिए ईटा का फॉर्मूला याद है, 1 माइनस T2 बाय T1। ईटा कितना 50%, 50 मतलब 50 बाय 100, 1 माइनस T2 450 बाय T1, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसल, ये 5 बाय 10 बचेगा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 450 बाय T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 बाय 10, 1 माइनस 5 बाय 10, ये 5 बाय 10 आएगा आपको। देन इसको ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखो सॉल्व करो, T1 आपको मिलेगा 4500 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 9 45 और ये 2 0, मतलब T1 आपको मिला 900 केल्विन। तो आपको सेकेंड वाले केस में वापस से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 1 माइनस T2 बाई T1। ईटा कितना रहेगा, अभी 60% रहेगा, 1 माइनस T2 अभी आप निकालोगे, T1 आपको मिला है 900 ही रहेगा, क्योंकि उसने बोला है देखो इंक्रीज फॉर द सेम टेम्परेचर ऑफ सोर्स। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इधर ले लो T2 बाय 900, इधर बचेगा 1 माइनस 60 बाय 100, 1 माइनस 60 बाय 100 ये आएगा 40 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 ये 0 0 कैंसल, T2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 9 4 36 और ये एक 0 360 केल्विन। अभी ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है, लेकिन आंसर आपको पता चल गया क्या? अगर ऑप्शन डी में 360 होता, लेकिन इसको देख के नहीं लग रहा है कि ऑप्शन डी में 360 होगा, तो ये ऑप्शन मुझे करीब करीब अप्रोक्सीमेटली यही लग रहा है 360 केल्विन। चलो क्लियर हुआ है, क्लियर हुआ है तो लाइक करो यार वीडियो को जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। अ बीम ऑफ लाइट लैम्बडा, अच्छा ये किसका क्वेश्चन है भाई? ये है वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, 12th के वेव ऑप्टिक्स का। अ बीम ऑफ लाइट जिसका वेवलेंथ दिया है 600 नैनोमीटर फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स फॉल्स ऑन अ सिंगल स्लिट 1 मिलीमीटर वाइड। सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट जब आता है तो ए लिखते हो, ए कितना है 1 मिलीमीटर, क्वेश्चन में ही दे रहा है वो, ठीक है। At the resulting diffraction pattern, diffraction on a screen 2 मीटर अवे। अच्छा स्क्रीन का डिस्टेंस मतलब कैपिटल डी 2 मीटर अवे, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस। अच्छा डार्क फ्रिंजेस का क्या पूछा है? डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट, मतलब थिकनेस, विड्थ पूछा है, विड्थ। विड्थ का फॉर्मूला पता है क्या? विड्थ का फॉर्मूला डायरेक्ट है यार, 2 लैम्बडा डी बाई ए। जब मैराथन में क्वेश्चंस लिए थे इसी फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, आप जाके देख सकते हो विड्थ पे, और बोला भी था कि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है 2 इंटू
लैम्बडा कितना 600, यूनिट चेंज करूंगा, बस ध्यान देना, यूनिट चेंज करूंगा 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर इंटू डी कितना है 2 मीटर, तो 2 ही रखो, ए मिलीमीटर में तो 1 इंटू 10⁻³ ध्यान देना अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपको, 2 2 जा 4 इंटू 600 इंटू 10⁻³ ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो ये -6 बचेगा, 2 0 चलेगा, यहाँ पे -4 बचा, 4 6 जा 24 इंटू 10⁻⁴। अच्छा ऑप्शंस मिलीमीटर में है तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.4 इंटू 10⁻⁻3, ये मीटर में था, ये भी मीटर में है, लेकिन यहाँ पे अगर -3 हटा दूं अभी तो ये मिलीमीटर में आ जाएगा, मिलीमीटर में मुझे 2.4 मिलना चाहिए ऑप्शन में, यस 2.4 मिलीमीटर, यस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलो क्लियर हुआ है क्या? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 उस शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर, ऐसे तो बहुत है अभी। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर दो बस। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ पार्टिकल P इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u1 एट एन एंगल 30 डिग्री। एक पार्टिकल P प्रोजेक्ट किया गया u1 वेलोसिटी से एट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल। अनदर पार्टिकल Q इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा एक Q जो है ना ये वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, ये वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया गया with a velocity u2 from the ground point vertically below the 30 degree highest point of the point P। अच्छा सिंपल, P पार्टिकल को u1 वेलोसिटी से 30 डिग्री पे फेंका तो वो ऐसे जाएगा, प्रोजेक्टाइल करेगा, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया P, तो तब Q को है ना यहाँ से ऊपर फेंका। अच्छा ठीक है, देन द नेसेसरी कंडीशन फॉर टू पार्टिकल्स टू कोलाइड एट द हाईएस्ट पॉइंट। ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, ट्रिकी था, मतलब ये कब ये यहां से छूटेगा, ये यहां से छूटेगा, ऐसा उसने क्या बोला यार, वेलोसिटी में रिलेशन बताओ जहां पे ये दोनों टकराएंगे, जहां पे ये दोनों टकराएंगे। अरे यार टकराएंगे मतलब ये क्या है, ये तो वर्टिकली ही चल रहा है ना, क्यू पार्टिकल कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्या, नहीं, तो वो कब कोलाइड होंगे, उसकी कंडीशन क्या होगी पता है, वो कोलाइड एक ही कंडीशन पे होंगे, उनकी वेलोसिटी का y component of velocity should be equal। अरे मुझे बताओ एक पार्टिकल वर्टिकली ही चल रहा है, इसके पास दोनों भी वेलोसिटीज होते हैं, इसके वेलोसिटीज को आप लोग ऐसे करते हो ना, ये आपका हो जाता है u1 cos 30 डिग्री, आपका हो जाता है u1 sin 30 डिग्री। तो मेरा कहने का मतलब है इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला और इसका ये जो वेलोसिटी था u2 ये वाला, ये दोनों इक्वल रहेंगे तभी तो वो टकराएंगे ना, हॉरिजॉन्टली तो ये चल ही नहीं रहा है, तो बस इक्वेट कर दो उनको, ये हो जाएगा u1 ऑफ sin 30 डिग्री इज इक्वल टू u2 sin 30 मतलब क्या है यार 1/2, तो u1/2 इक्वल टू u2, u1/2 इक्वल टू u2। अच्छा u1 चाहिए, u1 मिल जाएगा 2u2, u1 मिलेगा 2u2, u1 मिलेगा 2u2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये था 15 नंबर का क्वेश्चन उस शिफ्ट में, मतलब आज के शिफ्ट में। अभी भी यस, अभी भी क्वेश्चंस बचे हमारे पास बहुत सारे। चलो बड़े आगे यार, मजा आ रहा है सब लोगों को। चलो क्या बोला है देखो आगे, हाँ, द आउटपुट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज मेजर्ड टू बी 24 वोल्ट। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट कितना 24 वोल्ट, तो Vs इक्वल्स टू 24 वोल्ट। देन व्हेन कनेक्टेड टू 12 वॉट लाइट बल्ब, 12 वॉट लाइट बल्ब मतलब Ps का वैल्यू कितना है 12 वॉट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पीक करंट, किसका वैल्यू पूछा, पीक करंट का वैल्यू पूछा है। अरे यार पीक करंट मतलब Imax होता है, और Imax आपको पता नहीं है, Imax होता है √2 टाइम्स ऑफ Is। हाँ तो Is निकालना पड़ेगा सर पहले, यस Is का फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, Is का फॉर्मूला, अरे P इक्वल्स टू VI होता है, I इक्वल्स टू P इक्वल्स टू क्या होता है VI, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P बाई V, खत्म। तो यहाँ पे PS बाई VS, √2 वैसा ही रहेगा, PS कितना है 12 और VS कितना है 24, तो ये 1 ये 2 आपको मिला √2/2। ऑप्शंस कैसे यार, अच्छा एम्पियर में है और रूट, अच्छा इस √2 ये 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √2,
रूट टू कैंसल, आपको आंसर मिला 1/√2 एम्पियर। 1/√2 एम्पियर मतलब ऑप्शन नंबर ए, 1/√2 एम्पियर। यस करेक्ट। चलो बड़े आगे देखो क्या बोला है, अ रिंग स्टार्ट्स टू रोल डाउन। अच्छा रोल डाउन वर्ड पढ़ते ही समझ में आना चाहिए, पढ़ाते वक्त भी बताया था आप लोगों को कि रोल डाउन मतलब वो रोलिंग मोशन का क्वेश्चन है। रिंग स्टार्ट्स टू रोल डाउन टू इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट h। अच्छा एक इंक्लाइंड प्लेन था जिसका हाइट h है और एक रिंग रोल डाउन होने के लिए स्टार्ट हो रही है यहां से विदाउट स्लिपिंग। ओके विदाउट स्लिपिंग द वेलोसिटी विथ विच इट रीचेस टू ग्राउंड इज, ये ऐसे यहां पे आएगा और यहां पर इसका वेलोसिटी कितना रहेगा v, वो पूछ रहा है ये। सबसे पहली बात तो जब रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है तो जो भी टोटल एनर्जी है रोलिंग मोशन की, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल में, mgh में ही जा रहा है ना यार। ये यहां से यहां तक आएगा तो इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, mgh इज इक्वल टू टोटल एनर्जी क्या होता है रोलिंग में, ट्रांसलेशनल मतलब हाफ mv स्क्वायर प्लस रोटेशनल होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। सर लेकिन हमें v निकालना है यहां से इन टर्म्स ऑफ h। अच्छा वैसे तो है ना ये क्वेश्चन आप अगर 11th का लॉज ऑफ मोशन अच्छे से क्लियर है ना डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, बट ठीक है हम लोग नॉर्मल मेथड से ही जाएंगे। हाफ mv स्क्वायर वैसा ही रहेगा प्लस हाफ I मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है रिंग का, पता है हम लोगों को। v इक्वल्स टू होता है r ओमेगा, v ही चाहिए ना तो ओमेगा क्या हो जाएगा v बाय r, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर हमें मिलेगा v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसल, r स्क्वायर कैंसल, m भी कैंसल, यहाँ पे बचा gh इज इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर प्लस हाफ, यहाँ पे भी तो v स्क्वायर ही बचा, हाफ v स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल्स टू gh बचा, मतलब v इक्वल्स टू क्या बचा, √gh, v इक्वल्स टू √gh। क्लियर हुआ। देखो आप लोगों को क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं ना ये ध्यान रखना है, मतलब कुछ क्वेश्चन में कम टाइम भी लग रहा है, जैसे देखो पीछे अगर जाऊं मैं, पीछे जाऊं, देखो यार ये क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्ट क्लिक कर लो तो 30 सेकेंड बहुत हो गए। ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाला ही पार्ट था बस, देन ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, एक्सेप्ट करता हूं, कुछ क्वेश्चंस लेंथी है, कुछ क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे से, ठीक है। चलो हाँ क्या बोला है, टू ड्रॉपलेट्स मर्ज विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ लार्जर ड्रॉपलेट इन दिस प्रोसेस। फ्लूइड्स का क्वेश्चन है, पढ़ते ही टिक होता है, इसके पहले भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो आपको बताऊंगा, जब मैं क्वेश्चंस देख रहा था तो जेई मेंस का पीवाईक्यू का बुक लेके बैठा था, 2011 का जेई मेंस का एज इट इज क्वेश्चन उठाया गया है, मैथ्स जैसा हो रहा है, लेकिन अभी इतना समय नहीं है, आप लोग पीवाईक्यूज करो अच्छे से सीईटी के। टू ड्रॉपलेट्स मर्ज विथ ईच अदर टू फॉर्म अ लार्जर ड्रॉप इन दिस प्रोसेस। दो ड्रॉप्स जब वाटर के बनेंगे, मर्ज होंगे, तो क्या होगा यार, सब मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, मास नहीं चेंज होता है, नाइदर लिबरेटेड नॉर एब्जॉर्ब, नहीं एनर्जी लिबरेट होता है, लिबरेट, एनर्जी इज लिबरेटेड। इसमें चलो ये 18 नंबर का था, बीच वाले नहीं दिए उसने, डायरेक्ट 30 नंबर का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ऐसे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिले आज। देखो अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G, अच्छा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, इज कन्वर्टेड टू एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G by 40 बाय कनेक्टिंग अ शंट टू इट, शंट कनेक्ट कर दिया उसको, द पार्ट ऑफ मेन करंट पासिंग थ्रू द शंट इज। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा क्वेश्चन का हिंट आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। जस्ट ऑप्शन चेक करने मुझे, 1.5 यस करेक्ट, ठीक है। तो चलो क्या बोला है अभी इसमें, गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G है, कन्वर्टेड टू एमीटर जिसका रेजिस्टेंस G by 40 है, ठीक है, बाय कनेक्टिंग शंट टू इट द पार्ट ऑफ मेन करंट पासिंग थ्रू द शंट इज। अच्छा मतलब आपको सिंपली फ्रैक्शन निकालना है, कितना फ्रैक्शन जो है ना, कितना फ्रैक्शन आपको निकालना है कि वो पास हो रहा है, ठीक है, कितना फ्रैक्शन पास हो रहा है ये आपको निकालना है, मतलब शंट से, टोटल अमाउंट में से शंट में से कितना पास हो रहा है। अच्छा कैसे निकाले सर इसको, IS को हमें क्या करना पड़ेगा, IS को निकालना पड़ेगा, फिर I की वैल्यू पुट कर देंगे,
तो वो सारे कैलकुलेशंस करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, बट क्वेश्चन बहुत ईजी था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आपको ये पता है ना 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/g प्लस 1/s, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। आर इक्विवेलेंट क्या है, जी क्या है, एस क्या है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आर इक्विवेलेंट कितना बोल रहा है वो, आर इक्विवेलेंट अभी वो बोल रहा है G/40, देखो ना, कन्वर्टेड टू एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G/40, ठीक है। तो यार इसे वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर दो। ये 1/G/40 इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S, ये हो जाएगा 40/G इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। यार S हम लोग निकाल सकते हैं, ये 40/G, ये 1/G इधर आ जाएगा तो माइनस 1/G इज इक्वल टू 1/S। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, 40 माइनस 1 हो जाएगा 39/G इज इक्वल टू 1/S। तो यहां से आपको S का वैल्यू मिलता है G/39। कुछ नहीं किया, रेसिप्रोकल लिया। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, ये याद रखना। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फ्रैक्शन। I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है IG प्लस IS, I इक्वल टू होता है IG प्लस IS, और यहाँ पे IS तो है ही, ठीक है। तो आप वो सॉल्व कर सकते हो, क्या फ्रैक्शन मिलने वाला है आपको, तो ये हो जाएगा V/S, ये क्या हो जाएगा IS के वैल्यू V/S, और ये I हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। अच्छा, तो ये V से V कैंसल, 1/S में बोल सकता हूं ना, 1/S कितना है G/39, तो यहां पर ही सॉल्व कर देते हैं यार हम लोग इसको। ये आपको मिलेगा G/40 डिवाइडेड बाय G/39, G कैंसल, ये आपको मिलेगा 39 डिवाइडेड बाय 40। इसका रेशियो फाइंड करना होगा। अभी देखो सर ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या, हाँ करना पड़ेगा, बट हम लोग नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। परसेंटेज में चाहिए ना, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करो। सबसे पहली बात 39/40 का रेशियो कितना आ सकता है मुझे बताओ, करीब करीब 0.9 से तो ऊपर ही आएगा, 0.9 से ऊपर मतलब 90% से ऊपर जो ऑप्शन है वो टिक कर दो। ये तो आ ही नहीं सकता, 40 भी नहीं, 25 है क्या यार, वो नहीं 97.5%। कैलकुलेट करके देख सकते हो आप, बट वो मजदूरी नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है हमें, ठीक है। हाँ क्लियर है यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन चलो क्या बोला है देखो अगले क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 14 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ रिलैक्स्ड आई इज 25, मतलब ये m है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज 5 सेंटीमीटर, देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी। कहां से क्वेश्चन है, कहां से क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स से दूसरा क्वेश्चन है। पढ़ाते वक्त भी बोला था, मैराथन में भी बोला था, ऑप्टिक्स चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आते हैं इससे। और अभी एकलव्य बैच में लेक्चर भी ऑप्टिक्स का थोड़ा सा लेट हो चुका था, बट अपलोड हुआ था 2-3 दिन पहले, देखना उसमें आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, ठीक है। तो देखो लेंथ कितना बोला है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन भी आपको सेंटीमीटर में ही दिख रहे हैं, करेक्ट। देन लेंथ का फॉर्मूला याद होना चाहिए VO प्लस FE, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। और VO मतलब क्या, VO मतलब क्या दिया हुआ है क्या वैल्यू VO का, देखो VO का वैल्यू नहीं दिया है, L दिया है 14, VO निकालना है, FE दिया है FE। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस FE 5 सेंटीमीटर दिया है मेरे भाई, तो VO हम लोग निकाल लेंगे 14 माइनस 5 9 सेंटीमीटर। अच्छा सर VO निकालने से क्या होगा, उसने एक मैग्नीफाइंग पावर करके कैपिटल M भी दिया है आपको, 25 टाइम्स मैग्नीफाई होगा, ऐसा इसका मतलब है सिंपल, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि होता है VO डिवाइडेड बाय UO इनटू, VO डिवाइडेड बाय UO पे नहीं रुकते हम लोग, तो D बाय FE भी होता है इसमें। D मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, जिसको हम लोग 25 लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट करो, M का वैल्यू 25, VO अभी मिला है 9 डिवाइडेड बाय UO इनटू D कितना 25 ही होता है, सेंटीमीटर में होता है, FE दिया हुआ है, FE किधर है 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, देन ये 5 1 जा 5, ये 5 5 जा 25, U0 इज इक्वल टू, U0 इधर भेज दो, ये 9/5 इधर आ जाएगा, 9/5 मतलब आपको आंसर कितना मिलेगा देखो, 5 1 जा 5, 4 आ गया 8, 1.8 सेंटीमीटर। UO जो आपको निकालने बोला था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, हमने पहले VO क्यों निकाला, VO क्या होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये इस फॉर्मूले में था इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, इसलिए हमने पहले VO निकाला, फिर UO निकाला 1.8 सेंटीमीटर।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1.8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? चलो बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा ये भी बहुत इजी था क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ कोबाल्ट एंड आयरन आर 1400 केल्विन एंड 1000 केल्विन रिस्पेक्टिवली। एट 1600 केल्विन द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ कोबाल्ट टू दैट ऑफ आयरन। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला होता है C डिवाइडेड बाय, पता है ना फॉर्मूला, C डिवाइडेड बाय T माइनस TC। तो हमें किसका किसका रेशियो चाहिए, कोबाल्ट का और आयरन का, ठीक है। ठीक है चलो ध्यान दो, अभी यहां पर आपको कोबाल्ट और आयरन का रेशियो पूछा है, कोबाल्ट और आयरन का निकालना है, तो C डिवाइडेड बाय T। अभी ये टेम्परेचर किसका लोगे, यहां पर टेम्परेचर किसका लोगे, T माइनस T ऑफ कोबाल्ट डिवाइडेड बाय T माइनस T ऑफ Fe। ठीक है, ये C से C कैंसिल हो जाएगा, कोबाल्ट डिवाइडेड बाय Fe का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा T माइनस T ऑफ Fe, T माइनस T ऑफ कोबाल्ट। अभी देखो यहां पे ध्यान देना है, T कितना 1600 दिया है, देन कोबाल्ट फिर सॉरी आयन के लिए कितना है 1000 और कोबाल्ट के लिए कितना है 1400। तो ये हो जाएगा 600 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 200, ये 1 जा ये 3 जा, आपको आंसर 3 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर। ठीक है, क्वेश्चंस बचे हैं। हाँ एक लास्ट क्वेश्चन है जो हमें मिला था, वो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था आपको। ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2011 में आया हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन उठाया है, कहीं पर भी उसको देखा ही नहीं यार उन्होंने, मतलब वर्ड भी और गेट का एंड गेट भी करने का उन्होंने एफर्ट्स नहीं लिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया एज इट इज, डायरेक्ट क्वेश्चन आया एज इट इज। देखो द आउटपुट ऑफ और गेट मतलब ऐसे होता है, अच्छा, आउटपुट ऑफ और गेट इज कनेक्टेड टू बोथ द इनपुट्स ऑफ नैंड गेट। मतलब ये आउटपुट आएगा इसका, मान लो इसके इनपुट ए बी थे, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलता है। अच्छा तो इसको दो इनपुट्स नैंड गेट के ऐसा ही कनेक्ट कर दिया गया है, मतलब इधर भी जाएगा ए प्लस बी और इधर भी जाएगा ए प्लस बी, और ये नैंड गेट लगा दिया है यहाँ पे, ये तो आपके इनपुट से, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट इक्विवेलेंट टू। अच्छा अभी क्या करना पड़ता है पता है, ट्रिक से जाओ तो आपको पता चल जाएगा। ट्रिक से जाओगे तो आप देखो ये एंड गेट था, सॉरी ये और गेट था, ये और गेट था, और ये कौन सा गेट था, ये नैंड गेट था, एक और गेट और एक नैंड गेट। अच्छा इसमें जो आउटपुट मिलेगा आपको वो कैसा मिलना है, ए प्लस बी का बार डॉट ए प्लस बी का बार। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। देन ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, डी मॉर्गन्स लॉ बताया हुआ है आपको ट्रिक के फॉर्म में, तो वो ए डॉट बी डॉट बी डॉट ए डॉट बी। आपको रूल्स यूज करने पड़ेंगे, रूल्स यूज करने पे आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो नॉर गेट है, क्योंकि इनको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1 प्लस बी का बार, सिंपली 1 ए प्लस बी का बार, सॉरी ये क्या मिलेगा आपको, नॉर गेट मतलब क्या, ए बार डॉट बी बार मिलेगा, और इसको सॉल्व करने पे भी वही मिलता है, ए बार डॉट बी बार। देख लो ना कौन सा गेट है, नॉर गेट है, नॉर गेट एज इट इज क्वेश्चन आया था, मतलब वर्ड भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और एक मेथड है, और एक मेथड कौन सा है सर, और एक मेथड में आपको इनके ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा, ट्रुथ टेबल बना के भी सॉल्व कर सकते हो। ट्रुथ टेबल बना के 1 1 लेना, फिर 1 0 लेना, 0 1 लेना, 0 0 लेना, फिर देखो कौन से इसका टेबल मिलेगा आपको। इनके टेबल्स तो आपको पता है, बट हाँ थोड़ा लेंथी होगा वो मेथड, लेकिन जिसका हैंड अच्छा है लॉजिक गेट्स में उसका डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो आपको एक आइडिया लग चुका होगा, बेसिक आइडिया, कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के किस चैप्टर पर क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें आपको बहुत ऑलमोस्ट 20 to 22 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चंस कुछ मिले हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा खासा एनालिसिस मिल गया है इस शिफ्ट का। तो भी
ठीक है। ऐसे ही बच्चों को बस एक रिक्वेस्ट है, उनका पेपर होते ही जिनको अगर क्वेश्चंस याद होते हैं तो क्वेश्चंस भेज देना, एनालिसिस में काम आएगा आपको देखने के लिए भी कि आपका सवाल सही हुआ है कि गलत हुआ है। और दूसरी चीज, जिनका आगे पेपर होने वाला है उनको भी एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे। ठीक है, तो चलो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा एनालिसिस, और आपको आगे इसका फायदा जरूर होगा। तो ये एनालिसिस अपने दोस्तों तक भी शेयर करना वीडियो, ताकि जिनका पेपर बचा है उनको एक आइडिया मिले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल कैसा है। और अगर ओवरऑल बात की जाए डिफिकल्टी लेवल की, तो जितने ये 20 क्वेश्चन है उसमें से कुछ 2-3 क्वेश्चन ही मुझे डिफिकल्ट लगे, बाकी तो मीडियम और इजी लेवल में ही मैं बोलूंगा इसको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को तो टाइम भी नहीं लग रहा था ज्यादा। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी और भी थे, बोले जिस स्टूडेंट ने भेजा है उससे बात हुई तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थे, बट वो पूरे नहीं याद रख पाया, तो रफ पेज वगैरह पे याद नहीं रख पाया था, लिख नहीं पाया था, तो इस वजह से वो क्वेश्चंस नहीं है। मतलब वो क्वेश्चंस भी इजी होते, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते। तो ठीक है, चलो ये था आपके लिए एनालिसिस। सो थैंक यू एवरीवन। बस जाते जाते वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना।